आज का जो हमारा चैप्टर है वह है सजीवों के प्रमुख गुण, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। और इसी में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव के बीच प्रमुख अंतर। सबसे पहले जो लिविंग थिंग है, जो सजीव है, सजीव मतलब जिसमें प्राण हो, जान हो, ठीक है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला देखिए, पहला गुण है कोशिकीय संगठन, ठीक है। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितना भी लिविंग थिंग है वो सेल से बना है, कोशिका से निर्मित है। लिविंग थिंग किस चीज से बना है? कोशिका से बना है। और हम कहते हैं कि कोशिका जो होता है वो शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। कौन? सेल, कोशिका। यानी किसी भी जीव का शरीर कोशिका से बना है। किस चीज से बना है? कोशिका से बना है। तो संरचनात्मक इकाई का मतलब हुआ, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब हुआ कि शरीर जो है ना कोशिकाओं से मिलके बना है। एक एक कोशिका से मिलके उसके शरीर का निर्माण हुआ। और कार्यात्मक इकाई यानी ऑपरेशनल यूनिट या फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि उस जीव में जो कार्य करने की क्षमता होती है ये भी कोशिका की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा है श्वसन, रेस्पाइरेशन। देखिए, प्रत्येक जीव, चाहे कोई भी जीव हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका सबसे प्रमुख लक्षण होता है श्वसन, कि वो श्वसन की क्रिया करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। तो ये जो श्वसन है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में क्या करता है? श्वसन की क्रिया क्यों जरूरी है? क्योंकि श्वसन के माध्यम से ही हमारा जो शरीर है वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस फंक्शनल होता है। श्वसन के कारण ही जो कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन, जो वसा आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का विघटन होता है। यानी वो छोटे और अणु में, सरल अणु में टूट करके और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो श्वसन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का विघटन करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो श्वसन की क्रिया उसके अंदर होती है। दूसरा है, तीसरा है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? तो समझिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है शरीर के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ कि जैव रासायनिक क्रिया, यानी मेटाबॉलिज्म दो दो प्रकार का होता है। एक होता है अपचय और दूसरा होता है उपचय। इसको तो मेटाबॉलिज्म को हम दो भाग में बांटते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। अपचय का मतलब हुआ कैटाबॉलिज्म। लिखें क्या?
कैटाबॉलिज्म और उपचय का मतलब हुआ एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। अच्छा, उपापचय का मतलब क्या हुआ? शरीर के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रिया। यानी हमारे शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसी को हम उपापचय कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। देखिए, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है और एनाबॉलिज्म में क्या होता है। जो कैटाबॉलिज्म है उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। यदि आपसे पूछे कि शरीर में ऊर्जा का निर्माण अपचय के द्वारा होता है या उपचय के द्वारा होता है तो क्या आंसर लेंगे? शरीर में ऊर्जा का निर्माण अपचय क्रिया के दौरान होता है। अपचय क्रिया में क्या होता है, क्यों ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसको भी समझिए। जो अपचय की क्रिया है उसमें शरीर के अंदर जो भोजन के माध्यम से जो आप जटिल अणु ग्रहण करते हैं, ठीक है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, इन सब को सरल अणु में तोड़कर, ठीक है, और ऊर्जा का निर्माण करता है। ये बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जो एंजाइम की सहायता से इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है और उससे क्या होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा प्रोटीन खा लिए पी लिए तो आपको ऊर्जा मिल जाएगा। जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर अपचय की क्रिया के दौरान जो जटिल अणु आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उस जटिल अणु का विघटन होता है, वो टूटता है छोटे छोटे अणुओं में और फिर उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो कैटाबॉलिज्म समझ गए? कैटाबॉलिज्म। इसी के ठीक विपरीत होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए, कैटाबॉलिज्म में ये होता है कि जो जटिल अणु है, जो जटिल अणु है वो सरल अणु में तब्दील होते हैं। ठीक है, सरल अणु में तब्दील होते हैं। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो सरल अणु हैं वो जटिल अणु में तब्दील होते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, वृद्धि। शरीर का जो ग्रोथ होता है वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस के कारण होता है। किसके कारण होता है? एनाबॉलिज्म प्रोसेस के कारण होता है। ठीक, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म समझ में आ गया होगा। कैटाबॉलिज्म में जटिल अणु सरल अणु में विघटित होते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। एनाबॉलिज्म में सरल अणु जटिल अणु में परिवर्तित होते हैं और शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है। तो ये दोनों बात ठीक से याद रखेंगे। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो सजीव का एक लक्षण है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म सजीव का एक लक्षण है, प्रमुख लक्षण में मेटाबॉलिज्म भी आता है। अब देख लीजिए, पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण भी सजीव का प्रमुख लक्षण माना जाता है। ठीक है, पोषण यानी देखिए, कोई भी जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, वो उसको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए शरीर को ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा भोजन के माध्यम से प्राप्त होगा और वो भी उसमें पोषक तत्व होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, यानी ऐसा भोजन जिससे उसको ऊर्जा प्राप्त हो।
ठीक है। तो कोई भी जीव जो सजीव है वो पोषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है। और पोषण देखिए, जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी। तो जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन स्वयं, जैसे पेड़ पौधा लिविंग थिंग है और पेड़ पौधा सजीव है, तो पेड़ पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया, यानी वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन अन्य जीव भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे जीव या किसी वस्तु पर आश्रित रहते हैं। जैसे हम लोग स्वपोषी नहीं है, हम लोग परपोषी हैं। अब परपोषी कैसे हैं? तो हम लोग भोजन खुद थोड़े ना, धूप में खड़ा हुए भोजन बन गया, शरीर अपना भोजन बना के मेंटेनेंस कर लिया कि चलिए आपका भूख खत्म हो गया। हम लोगों को भोजन चाहिए, इसके लिए हम लोग ग्रेनरी का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, है ना। अब मटन चिकन तो कॉमन है, ये सबको चाहिए। तो हम लोग भोजन दूसरे जीव या वस्तु से प्राप्त करते हैं। लेकिन पेड़ पौधा कहाँ देखे हैं कि लंच किसी रेस्टोरेंट में जाके करते हैं? वो स्वयं अपना भोजन बनाता है, नहीं, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जो पोषण होता है, पोषण के माध्यम से शरीर का अनुरक्षण किया जाता है, यानी मेंटेनेंस। शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा का निर्माण पोषण के जरिए किया जाता है, भोजन के जरिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आइए, वृद्धि एवं विकास, ये सजीव का लक्षण होता है। निर्जीव में ये गुण नहीं होता है। कोई भी जीव अपने जन्म के समय देखेंगे कि छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। जैसे आप ही जन्म के समय इतने बड़े थे क्या? एकदम छोटे से थे। मम्मी पापा आराम से गोदी में उठा के घुमा लाते थे, धूप दिखा लाते थे। लेकिन अभी गोदी में उठेंगे ही नहीं, अभी उन्हीं को उठा लीजिएगा गोद में। तो वृद्धि एवं विकास सजीवों के प्रमुख गुण होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सजीवों के प्रमुख गुण में से एक होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखिए अगला है प्रजनन। ठीक है, प्रजनन। प्रजनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन सजीव के यह प्रमुख गुण है। सजीव का प्रमुख गुण है कि कोई भी जीव अपने ही जैसा संतान को जन्म देता है। कोई निर्जीव ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। किसी निर्जीव वस्तु का वृद्धि एवं विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसी निर्जीव को पोषण की आवश्यकता है? नहीं है। मरने के बाद कौन भोजन किया है? कुंदन जी बताइए, आप देखे हैं किसी को कि मरने के बाद वो भोजन कर रहा हो? तो और थोड़ा सा कम करो, टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, गर्मी लग रहा है। तो प्रजनन जो है वो इसी तरह से हर जीव अपने ही जैसा संतानों उत्पत्ति करता है। उसमें प्रजनन का गुण होता है। तो सजीव का प्रमुख गुण क्या है? प्रजनन। प्रजनन से अभिप्राय है कि वह अपने ही जैसा संतान को जन्म देने की क्षमता रखता है। और आनुवंशिकता, ये भी सजीव का एक प्रमुख गुण है।
ठीक है। देखिए क्या होता है कि आनुवंशिकता के अंतर्गत जो माता पिता के गुण होते हैं वो उसके बच्चे में हस्तांतरित होते हैं, फिर उसके बच्चे के गुण उसके बच्चे में ट्रांसफर, फिर उसके बच्चे के गुण उसके बच्चे में ट्रांसफर। ये केवल और केवल सजीव में ही होता है, निर्जीव में इस तरह का नहीं होता है। निर्जीव में इसमें से कुछ भी नहीं होता है। अगला है समस्थिति। समस्थिति का मतलब क्या होता है? देखिए कि सजीव जो है वो अपने आंतरिक वातावरण को यथा स्थिति बनाए रखता है। छोटे से उदाहरण के तौर पे आप देख लें कि मनुष्य, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन यदि आप थर्मामीटर लगाएं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री के आसपास होगा। नहीं, गर्मी का मौसम चल रहा हो फिर भी आपका आंतरिक वातावरण मतलब आपको फीवर नहीं होना चाहिए उस समय, है ना। फीवर होगा तो फिर तो बढ़ा होगा, लेकिन गर्मी के मौसम में भी जब आप सामान्य स्थिति में हो तो आपके शरीर का टेम्परेचर लगभग उतना ही होगा 98 डिग्री सेल्सियस के आसपास जितना कि गर्म ठंडी के मौसम में होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो सजीव होता है वो अपने आंतरिक वातावरण को यथास्थित बनाए रखता है। इसमें ये गुण होता है। देखिए जैसे कोल्ड ब्लडेड स्पेसीज है ना और हॉट ब्लडेड स्पेसीज, क्या समझते हैं? हॉट ब्लडेड स्पेसीज का मतलब ये नहीं है कि उसका खून गर्म है, किसी का कुछ भी कर देगा। देखिए जो हॉट ब्लडेड स्पेसीज है इसका मतलब है कि जैसे मनुष्य है ना, हॉट ब्लडेड होता है। हॉट ब्लडेड उसको बोलते हैं जो किसी भी मौसम में उसके शरीर का तापमान स्थिर बना रहता है, एक निश्चित सीमा के अंदर होता है। जैसे 98.6 98.4 किसी भी मनुष्य के शारीरिक तापमान का मानक माना गया है कि यदि इतना है टेम्परेचर तो आप एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ठंडी में भी 98.6 होगा, गर्मी में भी 98.6 होगा, या 98 97 मतलब इसी के आसपास होगा। ठीक है। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड स्पेसीज होते हैं उसका बाहरी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है उस पर। जैसे सांप, ठंडा में उसका बॉडी टेम्परेचर गिर जाएगा और गर्मी में उसका बढ़ जाएगा। इसलिए ठंडी के मौसम में आपको जल्दी सांप दिखेगा नहीं, और दिखेगा भी तो आप देखेंगे कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, रेंग नहीं पा रहा है। हाँ ठंडी में, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। ठंडी में उसके शरीर का तापमान घट जाएगा, गर्मी में उसके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। तो जब हम लोग कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड पढ़ेंगे तो ये 18 पे कर दिया इसी को, बस 25 पे रहने दो, 25 ठीक है, 25 करो। ठीक है। तो ठंडी में क्या होता है, मनुष्य का तापमान ठंडी हो गर्मी हो लगभग 98 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 98 डिग्री सेल्सियस नहीं, फॉरेनहाइट। ठीक है। हम बार बार लग रहा है कि डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं, है ना। 98 फॉरेनहाइट में, है ना, 98 फॉरेनहाइट के आसपास होता है। और डिग्री डिग्री सेल्सियस नहीं, माफ़ी चाहते हैं, बोलने में डिग्री सेल्सियस बोल गए होंगे। 98 डिग्री सेल्सियस पे तो हम लोग पिघल जाएंगे। पिघल क्या जाएंगे मतलब खत्म ही हो जाएंगे। तो और जो कोल्ड ब्लडेड है
टेम्परेचर यदि -40 में चला गया तो उसका भी टेम्परेचर चला जाएगा, उसी के अनुकूल टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया 40-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया तो उसका भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यही बेसिकली ये डिफरेंसेज है। स्थिति को ठीक से समझिए। होमोस्टैटिस का मतलब होता है कि सजीव अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखते हैं। ठीक है, स्थिर बनाए रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर आपको ठंडी का एहसास होने लगे तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, वार्म अप करते हैं, जिससे बॉडी गर्म हो जाता है ना। लेकिन इस चेयर ठंडा हो जाएगा तो क्या वार्म अप करेगा? नहीं करेगा। तो ये सब सजीव के गुण हैं कि वो सम स्थिति को बनाए रखता है, यानी शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखता है। और सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है कि जो सजीव होता है वो बाहरी वातावरण के प्रति संवेदनशील होता है। उसको ठंडी का एहसास होता है, उसको गर्मी का एहसास होता है नहीं, और कुछ कुछ लोगों को तो ठंडी में भी गर्मी का एहसास होता है। और समझ गए, ऐड में आता है नहीं तो तो संवेदनशीलता का मतलब होता है कि यदि जो सजीव है वो बाहरी वातावरण के प्रति संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, और यदि बाहरी वातावरण में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो सजीव अपने आप को उसके अनुकूल ढालता है। जैसे आपको अभी सर्दी का मौसम आया तो सभी आदमी स्वेटर पहन के निकल पड़े हैं, गर्मी आएगा हाफ टी शर्ट पहन के निकल जाइएगा। तो ये सब सजीव के ही गुण है कि वो बाहरी वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल सकता है। तो ये था हमारा आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। बेसिकली ये है कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो बस इसी से समझ जाइए। जो नॉन लिविंग है वो कोशिका से बना नहीं होगा, उसमें श्वसन नहीं होगा, उसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं होगा, उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होगी, उनका ग्रोथ एवं डेवलपमेंट नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, और हेरिडिटी नहीं होगा उनमें, आनुवंशिकता ट्रांसफर तो छोड़ ही दीजिए कुछ ये तो। और समस्थिति यानी वो अपने आप को जैसे समस्थिति का मतलब क्या बताए, समस्थिति का मतलब होता है कि आंतरिक वातावरण को बनाए रखना। ठीक है, आंतरिक वातावरण को बनाए रखना, यथास्थिति बनाए रखना। तो ये सब निर्जीव के गुण नहीं है, सेंसिटिव नहीं हो सकते हैं। हाँ, किसी चेयर को एक थप्पड़ मारिए तो उसको कौन सा दर्द का एहसास होगा, लेकिन आपको एक तमाचा हम जड़ दिए दर्द का एहसास होगा कि नहीं होगा? जोर का झटका धीरे से। चलिए यही है। देखिए जीव विज्ञान का वर्गीकरण, जैसे बायोलॉजी को इस तरह से बॉटनी और जूलॉजी में बांटा गया है, और फिर इसकी कई शाखाएं हैं। तो इनकी शाखाएं और उनके जनक, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है तो उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले देखिए कि बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है, यह दो शब्द से मिलकर के बना है। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। ठीक है, तो बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी अध्ययन, स्टडी ऑफ। तो इसका मतलब हुआ कि लाइफ मतलब जीवन और स्टडी ऑफ मतलब अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है,
बायोलॉजी कहलाता है। ये बायोलॉजी के शाब्दिक अर्थ हैं। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर के बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ, अर्थात अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर बायोलॉजी का जीव विज्ञान का वर्गीकरण देखिए। वर्गीकरण में देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, तो देखिए वर्गीकरण, इसको दो भाग में वर्गीकृत किया गया है। एक जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और दूसरा वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। अच्छा, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? तो अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? अरस्तु को। और फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? ये भी बोलते हैं अरस्तु को। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। 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 थियोफ्रेस्टस थे। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। इसी तरह से जीव विज्ञान को कई शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है, तो उसी को हम लोग एक एक करके देखते हैं और उसके जनक को भी याद करेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे और उसके जनक को भी याद करेंगे। जैसे सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे विज्ञान की शाखा, है ना, तो मतलब एक तरफ हो गया शाखा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? जनक। ठीक है, जनक। तो सबसे पहले तो जीव विज्ञान ही लिख लेते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो ये जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। अरस्तु। उसके बाद लिखते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये है थियोफ्रेस्टस। और ये सब एकदम याद होना चाहिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके जनक हैं लुई पास्चर। लुई पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? लुई पास्चर। उसके बाद जीवाणु विज्ञान। बैक्टीरियोलॉजी, इसके जनक हैं रॉबर्ट कोच। ठीक है, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। याद याद फटाफट बताते चलिएगा, अब पूछते भी चलेंगे। एडवर्ड जेनर किसके जनक हैं? रॉबर्ट कोच, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, चलिए लुई पास्चर,
हाँ, तो अब इसको हटा दीजिए। कुछ, चूंकि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो है वो पूछता है, इस तरह के प्रश्न आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो केवल जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना अनिवार्य है, उसको हम लोग देखेंगे। तो दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। अब बताइए, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के दोनों के जनक हैं अरस्तु, ठीक है, दोनों के जनक हैं अरस्तु। जैसे रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण के जनक हैं ब्लड सर्कुलेशन, जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, ये थे विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण के जनक कौन है? विलियम हार्वे। इसी के बाद कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, इसके जनक कौन है? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। कोशिका विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट कोच। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के जनक हैं एंडरसन। कौन है? एंडरसन। जीन थेरेपी के जनक हैं एंडरसन। शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी बोलते हैं इसको, फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान के जनक हैं विलियम हेनरी हार्वे, विलियम हेनरी हार्वे, विलियम हेनरी हार्वे। जेनेटिक्स, आनुवंशिकता, इसके जनक कौन है? आनुवंशिकता के जनक तो जानते होंगे ना, मेंडल। पूरा नाम जोहान मेंडल, सीधा लिखिए, ग्रेग जोहान मेंडल है, मेंडल, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? ग्रेगर जोहान मेंडल इनका पूरा नाम है। और फिर सबको सुनेंगे भी, है ना, जो जो चीज आप लिख रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं, उसको सुनेंगे भी। वर्गीकी का पिता, वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। वर्गीकी का पिता किसे कहा गया है? कैरोलस लीनियस। अच्छा, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप के जनक कौन थे? कार्ल लैंड स्टीनर, ब्लड ग्रुप के खोज किए थे ये, ब्लड ग्रुप के खोज करता थे ये। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? कवक विज्ञान, के जनक एंटन डी वेरी,
एंटन, ऐसे एंटन डी वेरी। तो ये कुछ प्रमुख विज्ञान की शाखाएं हैं, इसको आप याद कर लेंगे।